रियल एस्टेट किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक मेजर रोल प्ले करती है। रियल एस्टेट को वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सोचिए, अगर वही रियल एस्टेट के प्राइसेस 40 से 50% नीचे गिर जाए तो लोगों का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। खास करके वो इकोनॉमी अगर यूएसए की इकोनॉमी हो तो वर्ल्ड वाइड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा ही एक हाउसिंग मार्केट क्राइसिस हुआ था 2008 के अंदर, जिसका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। आइए जानते हैं क्या हुआ था आखिर। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। दो 2008 का हाउसिंग मार्केट क्राइसिस कोई सडन मार्केट क्राइसिस नहीं था। दरअसल इसकी शुरुआत सन 2000 से हो गई थी। जब डॉट कॉम बबल आया था तो कंज्यूमर स्पेंडिंग मोड की जगह सेविंग मोड पे शिफ्ट कर गए थे। कैश फ्लो इकोनॉमी में कम हो रहा था तो फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट 11 बार चेंज किए। जो इंटरेस्ट रेट 6.5 2000 में हुआ करते थे वो दिसंबर 2001 के अंदर वही 1.75 हो गए। इस वजह से लोगों ने गैजेट्स पे, गाड़ियों पे और घरों पे लोन लेने चालू कर दिए। जब कोई भी व्यक्ति बैंक के पास कुछ लोन लेने जाता है तो उसको अपना सामान गिरवी रखवाना पड़ता है, जिसे हम मॉर्गेज कहते हैं। सपोज कीजिए अगर बैंक के पास 20 लाख रुपए पड़े हैं और हर बंदे को उसने 2 लाख रुपए देने हैं तो वो 10 बंदों को तो दे देगा। जब 11वें बंदे की बारी आएगी तो वो कुछ पैसे नहीं उसको लेंड कर पाएगा। ऐसे में बैंक अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेटर्स के पास कुछ पेपर्स मॉर्गेज के रखवा देता है और वहाँ से आगे के लिए लोन ले लेता है कि ये जिम्मेवारी है कि वो प्राइम कस्टमर्स को ही लोन दे। प्राइम कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनकी एक स्टेबल इनकम होती है और उनका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता है। लेकिन बैंकों के एजेंट्स ने कुछ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सब प्राइम कस्टमर्स को भी लोन देना चालू कर दिया। सब प्राइम कस्टमर्स की ना कोई स्टेबल इनकम होती है, ना ही उनका कोई क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। अब रोल आता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का। ये बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोन के पेपर इन्वेस्टमेंट बैंक्स को दे देते हैं, बदले में इन्वेस्टमेंट बैंक्स इनको पैसे दे देता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास भी पैसे कहाँ से आते हैं? तो इसका आंसर है इन्वेस्टर्स के थ्रू। सपोज करो 10 लोग हैं, 10 में से 5 प्राइम कस्टमर्स हैं, 5 सब प्राइम कस्टमर्स हैं। प्राइम कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है और ये लोग अपने लोन को अच्छे से रीपे कर सकते हैं। वहीं सब प्राइम कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर बेकार होता है और इनके डिफॉल्ट करने के भी चांसेस होते हैं। यहाँ पर प्राइम कस्टमर्स के लोन को इकट्ठा किया जाता है और सब प्राइम कस्टमर्स के लोन को अलग इकट्ठा किया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है सीडीओ। एक सीडीओ प्राइम कस्टमर्स का हो गया, एक सीडीओ सब प्राइम कस्टमर का हो गया। सीडीओ की फुल फॉर्म हुई कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स जाते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन सीडीओस को AAA रेटिंग, AA+ रेटिंग, AA रेटिंग, AA- रेटिंग, तरह तरह की रेटिंग होती है। उनमें से कोई रेटिंग देती है अकॉर्डिंग टू सीडीओ की क्या क्वालिटी है। सीडीओस अगर अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जो प्राइम कस्टमर्स के होते हैं, उनको AAA रेटिंग मिलती है। वहीं सब प्राइम कस्टमर्स को बुरी रेटिंग मिलती है। इन्वेस्टर्स वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको रिटर्न सेफ दिखाई दे रहे हो। ऐसे के अंदर AAA रेटिंग वाले सीडीओस के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रही थी। लेकिन उन सीडीओस का क्या जिनकी रेटिंग खराब थी? ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंक्स एजेंसीज के पास जाते और अपनी मनचाही रेटिंग लेने की कोशिश करते। जब उनको अपने मनचाही रेटिंग नहीं मिलती तो वही एजेंसीज को वो चेंज कर लेते, वो उनके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाते। इन्वेस्टमेंट बैंक्स वहां से अपनी मनचाही रेटिंग लेते। अब अपने कस्टमर्स को बचाने के चक्कर में इन एजेंसीज के साथ ये दिक्कत थी कि इनको बैंक्स की मनमानी झेलनी पड़ती और ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स को उनकी मनचाही रेटिंग दे दिया करते। जिन सीडीओस को BBB वाली रेटिंग मिलनी चाहिए थी, उन सीडीओस को AAA की रेटिंग मिल रही थी। अगर एजेंसीज ऐसा नहीं करती तो बैंक्स दूसरी एजेंसीज के पास चली जाती। तो एजेंसीज को अपना प्रॉफिट बचाने के लिए बैंक्स जैसे कहते वैसे ही रेटिंग देनी पड़ती। इन्वेस्टर्स भी AAA रेटिंग को देख के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोचो, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंश्योरेंस मिल जाए तो आपका मोटिवेशन कितना हाई होगा उस इन्वेस्टमेंट के प्रति। सेम चीज़ यूएसए में भी हुई। AIG नाम की कंपनी ने इंश्योरेंस देनी चालू कर दी सीडीओस के अगेंस्ट, जिसका नाम CDS रखा गया। AIG को पूरा यकीन था AAA रेटेड सीडीओस कभी फेल नहीं होंगे, इसलिए
वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीडीओस पे इंश्योरेंस बेच रही थी। लोग भी कहीं ना कहीं सिक्योर महसूस कर रहे थे एआईजी की इंश्योरेंस लेके। तय कहानी में मोड़, बैंक ने जितने लोन दिए थे वो ज़्यादातर एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट पे थे। इसका मतलब ये हुआ, अगर ए ने 2001 के अंदर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक घर खरीदा है, वही 2002 के अंदर 2.5% हो जाएगा, 2003 के अंदर 3% हो जाएगा, 2004 के अंदर वो 4% हो जाएगा। बैंक में जब लोन देना था तब उन्होंने ए को ऐसे कुछ नहीं बताया था कि ये लोन एडजस्टेबल रेट पे होंगे। अब सोचिए ए के ऊपर कितना प्रेशर होगा ये लोन को रीपे करने का। क्या वो ऐसे के अंदर लोन रीपे कर पाएगा? सपोज करो वो ए सब प्राइम कस्टमर्स है, तो वो क्या इन लोन को वापस देगा? वो क्रेडिट डिफॉल्ट करेगा। ऐसा ही हुआ यूएसए की इकोनॉमी के अंदर। लोगों ने क्रेडिट डिफॉल्ट करने चालू कर दिए क्योंकि लोगों को बताया ही नहीं गया कि ये एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया जा रहा है। बैंक्स ने अल्टीमेटली अपने पैसे रिकवर करने के लिए घरों को बेचना चालू कर दिया, लेकिन इस चीज़ में काफ़ी देर हो चुकी थी। काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स थे जो लोन पे नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से मार्केट के अंदर घर बहुत ज़्यादा थे और उनको खरीदने के लिए बायर बहुत कम। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो पैसे पे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी पैसे पे नहीं किए क्योंकि उनके घर की कीमत जो 1 करोड़ रुपए का हुआ करता था वो अब 80 लाख रुपए का मिल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 करोड़ रुपए क्यों पे करे 80 लाख के घर के ऊपर। तो उन लोगों ने भी डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। ये डिफॉल्ट का सिलसिला इतना ज़्यादा था कि घरों की कीमत 40 से 50% नीचे गिर गई। जो घर 1 करोड़ का हुआ करता था वो अब आपको 50 लाख रुपए तक का मिल रहा था। इस क्राइसिस के अंदर काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, या फिर चाहे वो एआईजी जैसी इंश्योरेंस कंपनी। एआईजी ने इसके अंदर $99 बिलियन का नुकसान सहा था। यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस क्राइसिस के अंदर भी फायदा कमाया। उन्होंने एआईजी से काफ़ी सारे सीडीएस खरीद लिए थे जिस वजह से उनको प्रॉफिट हुआ था। इस सब के अंदर $450 बिलियन का बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को नुकसान हुआ। जेपी मॉर्गन, लेमन ब्रदर्स जैसे 5 बैंक्स घुटनों पे आ गए। जो लोग इन बैंक से सीडीओस खरीदा करते थे उन्होंने सीडीओस खरीदना बंद कर दिया क्योंकि इतना बड़ा हाउसिंग मार्केट क्राइसिस था कि लोग अब डरने लगे सीडीओस खरीदने से। वहीं अगर एआईजी की बात करें तो एआईजी को $85 बिलियन दे के गवर्नमेंट ने बेल आउट कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।